हेलो डिएवियंस, चलिए साइंस के चैप्टर नंबर 13 को पूरा रिवाइज करते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें कि कम समय में चैप्टर के हर टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस कर लेंगे ताकि बोर्ड्स एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए आप आसानी से आंसर कर पाएं। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। आप इसको परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अभी जो नोट्स हम लोग डिस्कस करेंगे उसका PDF आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट davguru.in है, आप इसको विजिट कर लीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फाइबर्स। फाइबर्स हम लोग रेशो को कहते हैं और रेशे से अलग अलग चीज़ें बनाई जा सकती है। सबसे पहले तो रेशे से हम लोग धागे बनाते हैं और उन धागों से अलग अलग चीज़ें हम लोग बनाकर इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो रेशे होते हैं दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर किसको कहेंगे? फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनको नेचुरल फाइबर कहा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जूट, कॉटन, उल, सिल्क, ये सब कहीं ना कहीं हमें प्लांट्स और एनिमल से ही मिलता है, इसीलिए इनको नेचुरल फाइबर की कैटेगरी में रखा गया है। वहीं अगर सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें, दे आर ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर्स। इनको आर्टिफिशियल या मैन मेड फाइबर्स भी कहा जाता है। दीज वर डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट टू मीट द हाई डिमांड दैट नेचुरल फाइबर्स कुड नॉट फुलफिल। ये इसीलिए बनाए गए थे क्योंकि नेचुरल फाइबर्स जो है लोगों के डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए ऐसे फाइबर्स बनाए गए जिसको लैब में बहुत अधिक मात्रा में बनाया जा सकता है और इन्हीं को कहा गया सिंथेटिक फाइबर्स। ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमें इस चैप्टर में समझना था। अब देखिए, ये जो फाइबर यानी कि रेशे बनाए जाते हैं, इन रेशों को बनाने के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को एक के बाद एक मोती की तरह जोड़ा जाता है। जैसे कि एक माला में मोतियां नहीं होती है, उसी तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को एक लाइन से जोड़ा जाता है, तब एक रेशा बन के तैयार होता है। इन मॉलिक्यूल्स को एक लाइन से इस तरह से जोड़ने के प्रोसेस को ही हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इस एक मॉलिक्यूल को हम लोग मोनोमर कहते हैं और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं तो सबको साथ में हम लोग पॉलीमर कहते हैं। तो मोनोमर क्या होता है? एक मॉलिक्यूल। पॉलीमर क्या होता है? जब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो सबको साथ में लोग पॉलीमर कहेंगे। और पॉलीमराइजेशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि मोनोमर्स को जोड़ जोड़ के हम लोग पॉलीमर बनाते हैं। सिंपल भाषा में समझा दिए, अब इसको रीड करते हैं। मोनोमर्स आर सिंपल मॉलिक्यूल्स डेट सर्व एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फाइबर्स। मोनोमर्स ऐसे सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फाइबर बनाने में हेल्प करते हैं, यानी कि रेशे बनाने में हेल्प करते हैं। पॉलीमर्स क्या होते हैं? लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स फाउंड बाय ज्वाइनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स। बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर्स बनाते हैं। एक चेन जब बन जाता है मोनोमर्स का तब पॉलीमर बनता है। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? द केमिकल प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग स्मॉल मॉलिक्यूल टू फॉर्म पॉलीमर। पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़कर हम लोग एक लंबा सा थ्रेड बना लेते हैं और उससे हमें एक पॉलीमर मिल जाता है। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम ग्रीक पॉली। पॉलीमर वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है पॉली। पॉली का मतलब होता है मेनी और मेरोस का मतलब होता है स्मॉल यूनिट। तो जब बहुत सारे स्मॉल यूनिट मिल जाते हैं तब जाके पॉलीमर बनता है। अगला है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक का मतलब हुआ कि आधा ये नेचुरल होता है, आधा मैन मेड होता है। एग्जाम्पल के लिए वल्कनाइज्ड रबर, ये पूरी तरह से नेचर में नहीं पाया जाता है। पहले नेचर में ये अनप्रोसेस्ड फॉर्म में पाया जाता है, उसके बाद हम इसका केमिकल प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हमें ये रबर मिलता है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर्स बाय सब्जेक्टिंग देम टू स्पेसिफिक केमिकल प्रोसेस। नेचर से हमें कुछ पॉलीमर मिलते हैं जिसका हम लोग केमिकल प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हमें सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट सिंथेटिक फाइबर्स। अलग अलग सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो कि नेचुरल फाइबर को रिप्लेस करने के लिए बनाए गए थे, जिसमें कि सबसे पहला है रेयॉन। रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है क्योंकि ये देखने में बिल्कुल सिल्क जैसा लगता है लेकिन है नहीं सिल्क। डेवलप्ड बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, ये 19वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था। ये एक चीपर अल्टरनेटिव है नेचुरल सिल्क का। नेचुरल सिल्क काफ़ी महंगा होता है लेकिन आर्टिफिशियल सिल्क यानी कि रेयॉन काफ़ी सस्ता होता है और उसी की तरह दिखता है। इसको प्रोड्यूस करने के लिए वुड पल्प का इस्तेमाल किया जाता है। वुड पल्प यानी कि जो लकड़ी होता है ना, उसका छाल, उसको हम लोग छील दे तो उसका जो पल्प निकलता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सेल्यूलोज का बना होता है। इसको रीजनरेटेड फाइबर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये नेचर से लिए गए रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल कई जगहों पे किया जाता है, जैसे कि ये सिल्क को भी इमिटेट कर सकता है, उल को भी और कॉटन को भी। ये तीनों की तरह दिख सकता है। नेक्स्ट है मिक्स्ड विथ कॉटन फॉर बेडशीट और उल फॉर कारपेट। इसको कॉटन के साथ मिला के बेडशीट बनाते हैं और ऊन के साथ मिला के कारपेट बनाते हैं। यूज फॉर समर वेयर
एज इट एब्जॉर्ब स्वेट। इसको समर वेयर के रूप में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये पसीना सोख सकता है। यूज इन सर्जिकल प्रोडक्ट्स एंड टायर कॉर्ड्स। इसको सर्जिकल प्रोडक्ट्स में जो ऑपरेशन करने के लिए जो सामान होता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है, और टायर कॉर्ड्स में जो टायर में धागे लगे होते हैं वो भी रेयॉन के हो सकते हैं। अगला है नाइलॉन। नाइलॉन सबसे पहला फुली सिंथेटिक फाइबर है। नाइलॉन बनाने के लिए किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है। नाइलॉन का नाम न्यूयॉर्क और लंदन से लिया गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसकी खोज एक ही समय एक ही बार में न्यूयॉर्क में भी हो गई थी और लंदन में भी हो गई थी, तो इन्हीं दोनों जगहों से इसका नाम नाइलॉन पड़ गया। न्यूयॉर्क का NY और लंदन का LON, तो पड़ गया इसका नाम नाइलॉन। ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है, टेंसाइल होता है, मतलब ये वजन को झेल सकता है बिना टूटे, ड्यूरेबल होता है, और इसका भी सिल्क लाइक अपीयरेंस होता है, ये भी सिल्क जैसा दिखता है। इससे हम लोग मोजे बनाते हैं, कारपेट बनाते हैं, पैराशूट बनाते हैं, रॉक क्लाइंबिंग का जो रोप होता है वो भी इससे बनाया जाता है, फिशिंग नेट भी बनता है और टूथब्रश भी बनता है। अगला है टेरिलिन। टेरिलिन एक इलास्टिक, हाईली ड्यूरेबल, रिंकल रेजिस्टेंस, मतलब ये सिकुड़ता नहीं है, मॉथ रेजिस्टेंस, इसमें कीड़ा भी नहीं लगता है। इट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये इसका एक डिमेरिट बोल सकते हैं, और ये बहुत स्ट्रांग होता है। ये कई चीज़ों के साथ मिल सकता है, इसको आप ऊल के साथ मिला सकते हैं, ऊन के साथ मिला सकते हैं। ऊल के साथ जब टेरिलिन को मिलाया जाता है तो टेरी ऊल कहा जाता है उसको। सिल्क के साथ जब मिलाया जाता है तो टेरी सिल्क कहा जाता है, और जब टेरिलिन को कॉटन के साथ मिलाया जाता है तो टेरिकॉट कहा जाता है। टेरिकॉट आप सुने होंगे, टेरिकॉट का साड़ी होता है। इसका इस्तेमाल फैब्रिक्स में किया जाता है, कपड़े में जो हम लोग पहनते हैं। सेल्स और बोट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बोट में आपने देखा होगा ऐसे सेल होता है ना, ऐसे, तो इसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। रेन कोट बनाने के लिए और कन्वेयर बेल्ट बनाने के लिए। कन्वेयर बेल्ट क्या होता है? जिसपे सामान रख के एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, उस कन्वेयर बेल्ट को बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है पॉलीइथीन टेट्राप्थलेट, जिसको हम लोग शॉर्ट में PET कह सकते हैं। ये कॉमनली पाया जाने वाला सिंथेटिक पॉलीमर है, बहुत जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि फूड को पैक करने वाला जो कंटेनर होता है, सॉफ्ट ड्रिंक का पैकेजिंग में जो कंटेनर होता है, मैग्नेटिक टेप में, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर्स में, इन सारे जगहों पे PET का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है एक्रेलिक फाइबर, जिसको एक्रेलॉन कह सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर डेट रिजेंबल्स वुल, ये ऊन जैसा दिखता है। अगर हम लोग नेचुरल ऊन से सामान बनाएंगे तो काफ़ी महंगा होगा, लेकिन लेस एक्सपेंसिव सामान बनाने में एक्रेलॉन का इस्तेमाल किया जाता है। ये अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होते हैं। इससे स्वेटर, शॉल और लाइट वेट ब्लैंकेट्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं कि इससे फ़ायदा क्या क्या है। सबसे पहला फ़ायदा है कि ये लॉन्ग लास्टिंग लस्टर शो करता है। इसका जो चमक है ना, बहुत लंबे समय तक टिकता है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। ये ड्यूरेबल होता है नेचुरल फाइबर्स के मुकाबले। इसको साफ़ करना आसान होता है और ये जल्दी सूख भी जाता है। ये रिंकल या श्रिंक नहीं करता, ये सिकुड़ता नहीं है अगर आप इसको धोएंगे तो, और ये लेस एक्सपेंसिव तो होता ही है। डिसएडवांटेज में आप क्या क्या लिख सकते हैं? पहला डिसएडवांटेज है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसमें बहुत जल्दी आग लग जाती है, ये चिपक सकता है हमारे बॉडी में अगर ये पिघल गया तो। अक्सर ये कंफर्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि ये स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते, खासकर अगर हम समर में इसके बने कपड़े पहनेंगे तो हमें काफ़ी दिक्कत होगी। इन्वायरमेंट के लिए भी ये नुकसानदायक है क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये जल्दी सड़ता नहीं है और इससे पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड इन डिफरेंट पैटर्न्स। अगर हम लोग किसी पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स को अलग अलग पैटर्न में अरेंज कर दे तो उससे अलग अलग तरह के प्लास्टिक्स का निर्माण होता है। इन्हीं मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के बेसिस पे प्लास्टिक्स दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में मॉलिक्यूल्स का लीनियर अरेंजमेंट होता है, मतलब लीनियरली सब अरेंज्ड होते हैं एक लाइन से। कैन बी इजिली डिफॉर्म्ड एंड रीमोल्डेड ऑन हीटिंग। ऐसे जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं इनको डिफॉर्म करना आसान होता है, आप इसको पिघला सकते हैं और पिघलाकर एक नया सामान बना सकते हैं, जैसे कि पॉलीथीन होता है, PVC होता है, नाइलॉन होता है, दे आर रिसाइक्लेबल। आप इससे कोई भी नया सामान बना सकते हैं अगर आपका पुराना सामान टूट गया तो। दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इससे नहीं होता है। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं, इनका अरेंजमेंट थोड़ा अलग होता है। कैन नॉट बी रिमोल्डेड वन सेट, अगर एक बार ये सूख गया तो दोबारा इसको रिमोल्ड नहीं किया जा सकता। आप इसको पिघला के दोबारा प्लास्टिक का कोई सामान नहीं बना सकते, जैसे कि बेकेलाइट, मेलामाइन, ये सब ऐसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के एग्जाम्पल हैं जो कि एक बार बन गए तो बन गए, आप उसको रिसाइकल नहीं कर सकते।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक, ये जो सिंथेटिक प्लास्टिक है जिसको लैब में बनाया जाता है, इसके गुण क्या क्या हैं। सबसे पहला गुण है लाइट वेट होता है और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, मतलब आप इसको खींचिएगा, वेट इसमें बांध के लटका दीजिएगा, जल्दी टूटेगा नहीं। रेसिस्टेंट टू केमिकल्स, कोई भी केमिकल इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी केमिकल इसके साथ रिएक्ट जल्दी नहीं करेगा। नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, जल्दी ये सड़ता गलता नहीं है और इससे करंट या इलेक्ट्रिसिटी, हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। दो तरह के स्पेशल प्लास्टिक्स के नाम दिए गए हैं। पहला टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाता है बर्तनों में नॉन स्टिक कोटिंग करने के लिए, ताकि उसमें जो भी खाना है वो चिपके ना। तो जो नॉन स्टिक बर्तन होता है उसमें टेफ्लॉन का एक लेयर चढ़ाया हुआ रहता है। दूसरा है मेलामाइन, मेलामाइन जो है फ्लेम रेसिस्टेंट होता है, आग बुझाने वाले जो लोग होते हैं फायरमैन, उनका यूनिफॉर्म इसी से बनता है। और जो किचन वेयर होता है, बर्तन जो होता है उसका हैंडल इसी से बनता है, मेलामाइन से। लास्ट टॉपिक है प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए कैसे है, तो ये तो कोई बताने वाली बात है नहीं। आपको पता होगा कि प्लास्टिक को डिस्पोज करना काफ़ी मुश्किल होता है, सालों साल लग सकते हैं प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया प्लास्टिक को सड़ा गला नहीं सकता है। चीज़ें दो तरह की हो सकती है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं जो कि डिकम्पोज हो सकते हैं नेचुरली, बैक्टीरिया उसको खा जाएगा, ख़त्म कर देगा, जैसे कि फूड वेस्ट, पेपर, वुड, ये सब बायोडिग्रेडेबल होता है। लेकिन हमारा जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक डेट टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डिग्रेड, बहुत लंबा समय लगता है इसको सड़ने में। प्लास्टिक वेस्ट क्लॉग ड्रेनेज सिस्टम, प्लास्टिक वेस्ट हमारे ड्रेनेज सिस्टम को जाम कर देता है। किल्स एनिमल डेट सॉलो इट, अगर कोई जानवर इसको चबा के निगल जाता है तो जानवर मर भी सकते हैं। एंड प्रोड्यूसेस हार्मफुल गैस व्हेन बर्न्ड, और अगर आप इसको जला दें कि चलो जला ही देते ख़त्म हो जाएगा, तो उससे बहुत खतरनाक गैस प्रोड्यूस होता है। अब प्लास्टिक जैसी चीज़ें जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, इतनी हार्मफुल भी हो सकती है, तो कुछ तो हमें करना पड़ेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कलेक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, दोनों को अलग अलग हमें कलेक्ट करना चाहिए, ताकि दोनों को बेहतर तरीके से डिस्पोज किया जा सके। यूज़ कॉटन और जूट बैग्स फॉर शॉपिंग इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं करके कॉटन या जूट बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद हमें 4R प्रिंसिपल का इस्तेमाल 4R प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, जिसको आप 5R प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर, और एक क्या था, रीथिंक। तो इस तरह से 5R प्रिंसिपल भी आप कह सकते हैं, 4R भी कह सकते हैं। 5R में रिकवर नहीं था, कुछ और था, तो आप याद अगर है तो कमेंट में बताइएगा कि 5R क्या था। फाइनली हमने इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे, आप इसको परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको परचेज करने का फ्लिपकार्ट लिंक मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको और भी चैप्टर्स के ऐसे ही वीडियोस मिल जाएंगे, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।